देखो मेटलिक बॉन्ड में मैंने कर रखी है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कुछ इजी पॉइंट्स है, सब समझ आ जाएंगे। मेटलिक बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन मेटल्स एंड अलॉय। मेटल्स और अलॉय में हमको देखने को मिलेगा क्या, मेटलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अलॉय का मतलब भी मेटल मेटल के बीच में ही है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, अगर दो मेटल्स के बीच में कोई बॉन्ड हो रहा है तो वो मेटलिक बॉन्ड है। सेकेंड पॉइंट, as per VBT extensive overlap of valence shell of any metal atom with all its neighboring atom gives rise to a metallic bond. The valence electron delocalize over the entire metallic crystal due to extensive overlap. इस बात का मतलब समझ आता है। सेकंड पॉइंट बहुत बोलो, सेकंड पॉइंट का मतलब समझ आता है? नहीं सर, वो एंटायर मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं समझ, एंटायर मेटालिक क्रिस्टल क्या मतलब है उसको नहीं समझ। मतलब ये है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज पर वीबीटी हम लोग मेटलिक बॉन्ड को दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे, एज पर वीबीटी और एज पर एमओटी, है ना। तो एज पर वीबीटी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि जो मेटल के एटम है सारे पास पास रखे हैं मेटल के क्रिस्टल में, तो सभी अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग कर लेते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एक क्रिस्टल, एक एंटायर जो हमारा एक्सटेंसिव ओवरलैप मिलता है पूरे क्रिस्टल में, क्योंकि सभी लोग अपने नेबरिंग एटम से क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे घूमेगा, उसको एनर्जी मिलेगी तभी घूमेगा, ऐसा नहीं घूमेगा। ठीक, ऐसा थोड़ी होता है मेटल की रॉड रखी है और रखे रखे उस मेटल की रॉड में से करंट पास हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम उसको किसी करंट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं तभी तो करंट पास होता है उसमें, उसमें हमने कुछ एनर्जी दिया तभी करंट पास होगा। ऐसा कोई थोड़ी मेटल रॉड बस रखा है तुम जाके उसको टच करो और तुम्हें करंट झटका लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें डिलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंसिव ओवरलैप है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि सब नेबरिंग एटम एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन मॉडर्न डेज द मेटलिक क्रिस्टल इमेजिन एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया इलेक्ट्रॉन गैस, कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं मेटलिक क्रिस्टल को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह भी, एक की एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ऐसा भी हम उसको एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और इस थर्ड पॉइंट का ही पार्ट है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, क्या, metal cation stay embedded in this electron gas and holds the electron together। मतलब सेम वो प्लम पुडिंग मॉडल होता है एटम के स्ट्रक्चर का, सेम वैसा ही है कि इलेक्ट्रॉन गैसेस है, इलेक्ट्रॉन की पूरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरे मेटल में, और बीच बीच में मेटल के कैटाइंस है। तो दोनों एक दूसरे से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को जोड़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बीच बीच में मेटल कैटाइन है और पूरा चारों तरफ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा उसको मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, क्या, metallic bond is the electrostatic force of attraction between metal kernels and valence electron। मेटल कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेटल कर्नल्स का मतलब वो मेटल के कैटाइंस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है, जो हमारे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बीच बीच में है, वो कौन है, मेरे मेटल कर्नल्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें मैंने लिया है एक सोडियम लिया है ना, सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 3s1 के नीचे मैंने मार्क करके लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी यही होती है आउटर मोस्ट शेल को इजीली रिलीज कर देना, तो मेरा एक कैटायन बनेगा जिसको मैं बोलता हूँ मेटल कर्नल, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ऐसा होगा स्ट्रक्चर कि मेटल कैटायन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो सारे एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट हो जाएंगे।
अच्छा तुम्हें मुझे बताओ, मेटलिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, वीक होता है? स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है, श्योर हो सभी लोग? हाँ सर। हाँ सर। सो और आयनिक बॉन्ड से? आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, अच्छा। यार मैंने तुम्हें ये बात पहले बताई है क्या कभी? हाँ सर, आपने लिखाया था मेटेलिक मतलब आयनिक बॉन्ड, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड जो पढ़ाया था आपको थोड़ा सा ओवरलैपिंग के टाइम। यार मैंने तो ऐसा तुम्हें नहीं पढ़ाया शायद कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग सर होता है आपने कोवेलेंट बॉन्ड से। ओवरलैपिंग पढ़ाया था ना, आपने ओवरलैपिंग पढ़ाया था ना, मतलब अलग अलग, उसमें डेल्टा बॉन्ड भी बताया था, तो तभी हाँ, बताया था। मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने मेटलिक बॉन्ड को स्ट्रांग बता दिया कोवेलेंट बॉन्ड से, ऐसा? हाँ सर। ऐसा लिखवा दिया तो लफड़ा है ये, मेरे को तो लगता नहीं मैंने ऐसा लिखवाया होगा। कहाँ गया? और डेल्टा वहां पर लिखवाया था, ऐसा? हाँ डेल्टा लिखा था, सिग्मा डेल्टा और पाई। हाँ ये लिखवाया, बता कहाँ लिखा है इसमें? आपने बोला था थोड़ी ना है उनकी। हाँ यही है ना, सिग्मा क्या हुआ? डेल्टा और पाई। अभी तो सिग्मा डेल्टा और वो हाँ पाई है तो ना। ये सिग्मा डेल्टा मेटलिक बॉन्ड कहाँ है? डेल्टा मैं तो बॉन्ड कोवेलेंट और मेटलिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये सारे तो सिग्मा डेल्टा पाई तो सब कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरीज में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो सबसे स्ट्रॉन्गर जो बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का जो बॉन्ड होता है वो हमारा कौन होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद कौन आएगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट। कोवेलेंट के बाद मेटलिक। आएगा मेटलिक और सबसे वीक आएगा वन डर वाल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बीच बीच में कर्नल से मेरे मेटल कर्नल्स, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेटल की प्रॉपर्टी लिखी है, क्या ये पता होगी तुम्हें कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे स्टार मार्क किया है, अब देखो एमओटी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एमओ थ्योरी। एमओटी के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखो हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ एमओ थ्योरी, मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मेटलिक क्रिस्टल। तो ठीक बात है ये कि मिलियंस ऑफ मेटल एटम कंबाइन होंगे मेटलिक क्रिस्टल बनाने के लिए। ठीक है, अब लिखा है देयर वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कि उनके जो वैलेंस ऑर्बिटल होंगे वो भी कंबाइन होंगे। ऑब्वियसली कोई सा भी ऑर्बिटल कंबाइन हो वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है एमओटी में। तो लिखा है देयर वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। Instead of referring each MO separately, it is said that all closely spaced MO combine to form a band, है ना? कि जो closely spaced MO होंगे वो मिलकर एक बैंड बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा बैंड कौन बनाएगा, तो हमने लिखा है homos combine to form a band which is known as valence band and lumos combine to form a band which is known as conduction band। कि हर बहुत सारे मेटल एटम होंगे, हर मेटल एटम का एक होमो होगा और हर मेटल एटम का एक लूमो होगा। तो जो सेम ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले होमोज है वो सारे कंबाइन होंगे और सारे कंबाइन होके एक बैंड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। नाम सुना होगा तुमने पहले। और ऐसे ही जितने भी लूमोज होंगे, जितने भी सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले अनऑक्यूपाइड एमओ होंगे वो सारे कंबाइन हो जाएंगे और मिलकर एक बैंड बनाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो एमओ थ्योरी से हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हर मेटल एटम का होमो कंबाइन होकर एक बैंड बनाता है जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और लूमो कंबाइन होकर एक बैंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ। अब
देखो नीचे है ना एक चीज लिखी है, तुमने पहले भी पढ़ी होगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप से हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड, सीबी का मतलब है कंडक्शन बैंड, वीबी का मतलब है वैलेंस बैंड। सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, वीबी का मतलब है वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। पढ़ा है तुम लोगों ने पहले ये? हाँ फिजिक्स में पढ़े। हाँ है ना, तो इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं कि भाई जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही है, कंडक्शन बैंड में नहीं है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो होमो है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो लूम है। अब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्योंकि एनर्जी डिफरेंस नहीं है, ओवरलैप ही हो गए हैं वो कंडक्टर्स में। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, फिर वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते। ऐसे ही सेमीकंडक्टर में उनके बीच में गैप है, बस बहुत छोटा है, मैंने लिखा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, बट अगर उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए, अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी दे दें हमारे सेमीकंडक्टर को, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते। इंसुलेटर में जो ये गैप होता है, इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, वो एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहा। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अब नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटलिक बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटलिक बॉन्ड उतना ही मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने लिखा भी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3 और आयरन में तो शायद ज्यादा होते हैं ना। तो अब तुम ये ऐसा सोच भी सकते हो कि जो सोडियम मेटल होता है, तुमने देखा होगा स्कूल्स की लैब वगैरह में, उसको इजीली हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम मेटल को कर सकते हैं। देखा है तुम लोगों ने कभी लैब में? हाँ अगर नहीं देखा तो जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग इजीली चाकू से काट सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह काटते हैं ना वैसा। ठीक है, बट आयरन को तो नहीं काट सकते ना, आयरन नाइफ से आयरन को थोड़ी काट सकते हैं हम लोग कि भाई नाइफ चलाया और आयरन की रॉड मेरी काट दी मैंने इजीली, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है मेटलिक बॉन्ड की वो आयरन में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। जितना ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरा स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्ड बनेगा। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सेकंड पॉइंट लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर इज द मेटलिक बॉन्ड। अब पहला क्राइटेरिया था मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करने का, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब अगर मान लो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सभी में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा देखें, तो वैलेंस शेल पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे, मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो लिथियम का मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सीजियम, क्योंकि लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम, क्योंकि सीजियम का वॉल्यूम ज्यादा है। पहले दो पॉइंट क्लियर है? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इन डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर 12। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 आई थिंक मरकरी, कैडमियम टाइप के लोग हैं ना। मेटल्स आर फाउंड टू हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 12 के जो मेटल होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनमें मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक नहीं करना चाहते, उसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 12 में क्या होता है, a comparatively melting point low होता है। फोर्थ पॉइंट, poorer metallic bonding is reflected in smaller value of work function as well। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। वैसे तो इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्या पता आ ही जाए। कि वर्क फंक्शन का मतलब तो समझते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है,
हाँ सर। वर्क फंक्शन मतलब किसी भी मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितना, एटलीस्ट कितना एनर्जी, कम से कम कितना एनर्जी मुझे इंसिडेंट डालना पड़ेगा उस लाइट का। जितना कम एनर्जी मुझे डालना पड़ रहा है लाइट का, मतलब मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उस मेटल का पुअर होने वाला है। तो जितना पुअर मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही छोटा वैल्यू होगा वर्क फंक्शन का। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन हो और उससे मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा जाए तो हमें वो भी कंपेयर करना आना चाहिए। मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क फंक्शन वैल्यू के। समझ में आती है बात? हाँ तो सर चलिए, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हम लोग इससे ही देखेंगे ना, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। हाँ मतलब बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। पर है ना, बहुत जैसे है ना, उस दिन मेरे से कोई पूछ रहा था, पता नहीं कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में मेटलिक मेल्टिंग पॉइंट ना, ग्रुप 1 या 2 पता नहीं किसी में, तो किसी ने पूछा था। तो ऐसे यार, ऐसे एकदम मतलब हर उसमें कोई ट्रेंड नहीं होता कि बस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है घट रहा है। और मेटलिक हमारे पास जो फजान रूल वाले हैं उसमें सॉल्युबिलिटी वगैरह थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा पूछते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से तो क्वेश्चन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड ज्यादा। हाँ सर, मैंने पूछा था। तूने पूछा था क्या? ग्रुप 1 के थे। होमवर्क डिस्कस करते हैं अब हम लोग, हमारे चैप्टर तो खत्म हो गया है। होमवर्क क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग 3 में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2, आई थिंक यही है। हाँ यार सर, ये तो पार्ट 2 में एक ही क्वेश्चन था। हाँ वही ना यार, मैं तो शीट ही अब देख रहा हूँ, मतलब ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, चलो हम लोग, ये तो तभी 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, मतलब मजे हो गए तुम्हारे तो। एवाईडी सर होमवर्क ज्यादा देते हैं क्या? मुझे पता नहीं उनका पूरा शीट रहता है, क्या होता है। ये उसी की पूरी सर शीट बोलते हैं होमवर्क चालू है। कर दो, मेरा टॉपिक खत्म हो गया तो तुम चालू कर दो। हाँ देख लो, अब सर ने बोल दिया चालू कर दो, पढ़ने वढ़ने लग जाओ, मतलब हर सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मतलब मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ऑर्गेनिक के अंदर तो है ना एक दो ही चीज पॉसिबल है बस, या तो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा मानो तुम, जैसे मान लो सपोज करो जेई एडवांस का पेपर हुआ है ना, और 100 मार्क्स का, ऐसा ऐसे सपोज करो 100 का केमिस्ट्री, 100 का फिजिक्स, 100 का मैथमेटिक्स है ना, और उसमें से मान लो केमिस्ट्री 100 मार्क्स की थी और उसमें सपोज करो 40 मार्क्स ऑर्गेनिक के थे, तो या तो तुम्हारे 40 में से 2 4 5 नंबर आएंगे या फिर 30 मार्क्स आएंगे, कभी 15 20 मार्क्स नहीं आने वाले। मतलब ऑर्गेनिक सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तुम्हें या तो ऑर्गेनिक पूरी अच्छे से समझ आएगी या फिर आएगी ही नहीं, और वो जितनी आएगी ना उससे क्वेश्चन नहीं होने वाला अगर पूरी ढंग से समझ नहीं आई तो ऑर्गेनिक में तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा ढंग से पढ़ लो। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में बोलो। 3 ही सेक्शन है। C1 C1 और कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। C1 में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। सी, क्या सी आंसर नहीं दिया है क्या? कहाँ है आंसर? हाँ, सी दिया है। सर C दिया है, वो E सॉलिड है। और लिक्विड में देने का क्या मतलब उसका था ऐसा? सॉलिड और मतलब ऐसा ही होता है, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, शायद मैंने लिखवाया भी होगा, इवेंट लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया होगा यार, रुको मेरे को देखने दो। क्या चीज सर? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में, देन गैस में सबसे कम। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, हाँ लिखा शायद है लिखवाया लिखा है, है लिखा है। लिखवाया है। ठीक है, लिखवाया है ना? लिखाया। हाँ लिखा है। हाँ सर। तो वही मैं खुद भूल जाता हूँ यार लिखवा के। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैंने सॉलिड वाला सबसे ज्यादा बोल दिया है, ठीक है। हाँ सर समझ गया। और बोलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में और कोई डाउट है? नहीं। नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। C1। C6। C1 C6 और C5। C5।
चलिए, और भी कोई डाउट है तो बता दो। C1 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग अमंगस्ट द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सर नॉट क्वेश्चन ये है टेकन। कि जैसे ऑप्शन सी में HCl है, उसमें लंदन फोर्स क्यों बता रहे हैं वो लोग, मतलब खाली डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं, वो मैंने। अरे नहीं, वो गलत लिख दिया है आगे लंदन फोर्स, ये डाइपोल डाइपोल होगा ना। और बी में भी वैसा ही है, लंदन फोर्स भी हाँ, उसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। ये मेरे को लग रहा है आगे वो गलत टाइप कर दिया है, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। ये बी और सी ऑप्शन में जो लास्ट के दो लिखे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल, यही सही है। सर, क्योंकि आगे और एक भी ऐसा क्वेश्चन है, तब मैं उससे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कहाँ से लंदन होगा, HCl में कौन सा लंदन फोर्स हो गया, HCl में तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे हाँ सर, बी ठीक और है। सी ऑप्शन में आगे दोनों जगह लंदन फोर्स रखे हैं, उसके बाद कॉमा लगा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिखा है, तो जो बाद में कॉमा वाला है ना उसको कंसिडर करें, पहला वाला लग रहा है गलती से लिख दिया है। ठीक है, चलिए C5 में क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। स्ट्रेंथ क्या होगा, अब देखो, दो में तो डोनर है नाइट्रोजन और दो में डोनर है ऑक्सीजन, तो डोनर अच्छा कौन है, ऑक्सीजन। अरे नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन कहाँ से डोनर अच्छा है, हाँ उसकी डोनेशन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अच्छा डोनर है। ठीक है, डोनर नाइट्रोजन अच्छा है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर OH है, इधर NH है ना, इधर भी OH है, इधर NH है, तो इसको बोला है P, इसको बोला है Q, इसको बोला है R, इसको बोला है S। तो देखो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो P में ही बनेगा। ठीक है, हाँ सर। तो मतलब मेरे को क्लियर हो गया कि आंसर तो मेरा D आ गया है। P सबसे अच्छा इसलिए बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन डोनर भी अच्छा है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये वाले केसेस हमने कभी पढ़े नहीं, ना ही ये ना ये, कि इन दोनों को कैसे कंपेयर करें। हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि P ऐसा कि P R से स्ट्रांग है और Q S से स्ट्रांग है ना। ये दो कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कंपैरिजन पढ़े हैं ना वो सिर्फ इसी टाइप के कंपैरिजन पढ़े हैं, या तो डोनर एटम सेम हो या फिर हाइड्रोजन के उधर उधर वो सेम हो। हाइड्रोजन के पास जो मॉलिक्यूल लगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको सेम रख दो, डोनर एटम अलग अलग रखो, या फिर डोनर एटम सेम रखो, हाइड्रोजन अलग अलग करो। इस तरह के कंपैरिजन पढ़े हमने, ऐसे कंपैरिजन नहीं पढ़े कि इन दोनों के केस में हम लोग क्या करें, है ना। डोनर एटम भी अलग है और हाइड्रोजन है उधर भी अलग है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करेंगे फिर, अब फिर वही है, चार ऑप्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। फिर इसमें जैसे हम लोग Q और R को कंपेयर करना मुश्किल होगा हमारे लिए, और ऐसे ही R और S को कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सर P तो पर सबसे स्ट्रॉन्ग आ गया है। क्यू तो आर से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि हाँ सर। ओ में हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो डेल्टा और वो पॉजिटिव अच्छा ज्यादा डोनर तो एटम भी है। हाँ, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा तो खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा रखेगा, तो एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना क्यू में आर के कंपैरिजन में। हाँ तो वो अच्छा, कर सकते तो हैं। फिर तो तुम्हें P में भी बता देना चाहिए था। अच्छा, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि नहीं, देखो हमारी चीजें है ना दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। हाँ, डोनर पे भी डिपेंड करती है और उस पे भी डिपेंड करती है, क्या बोलते हैं। तो फिर तो ठीक है, फिर इस हिसाब से तो तुम इसमें क्या बोलोगे, R और S में कंपेयर करना। आर का ज्यादा होगा इससे, क्यों, क्योंकि आर में नाइट्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू हाँ ऑक्सीजन। तो तुमने जब Q और R को एक्सप्लेन किया तब हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव से एक्सप्लेन कर दिया, और जब R और S को कंपेयर करा अब डोनर एटम की टेंडेंसी से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, क्योंकि आर और एस में हाइड्रोजन से कनेक्टेड एटम तो सेम है ना, तो डेल्टा अच्छा, हाँ, पॉजिटिव वाला सॉरी सॉरी फैक्टर। सॉरी, सही बात है, सही बात है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड एटम सेम है। अब मैंने देखा नहीं, सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन से कनेक्टेड एटम सेम है तो R और S बड़ा होगा। अच्छा हाँ, हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, R और S बड़ा होगा, R और S में R स्ट्रांग होगा, P और R में
P स्ट्रांग होगा, ऐसे ही Q और S में ये स्ट्रांग होगा। तो देखो हम लोग जो कंपैरिजन कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से हम लोग 4 ऑप्शन में देखेंगे तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। P R से स्ट्रांग होना चाहिए, R S से होना चाहिए और Q S से होना चाहिए। ठीक है, तो आर एस से क्यों हुआ? R S से इसलिए हुआ क्योंकि देखो इन दोनों में NH NH तो सेम है। अब यहाँ पर डोनर नाइट्रोजन है, यहाँ पर डोनर अच्छा। ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन हाँ अच्छा डोनर हाँ है हाँ, ऐसे। नाइट्रोजन अच्छा डोनर है ना, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो देखो इन तीनों के बिहाफ पर ही हम लोग ऑप्शंस में देखें, उस वैसे तो हमारा पीआर से ही ऑप्शन आ गया था, बट 3 हमने निकाल लिए तो उसी से आंसर दे पाएंगे। और मेरा तो यही है कि क्यू और आर को हम लोग डायरेक्ट जज नहीं कर सकते, जैसे तुम बोल रहे हो कि डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है तो उसमें ज्यादा हो जाएगा। सर डेल्टा पॉजिटिव को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना? हाँ बात सही है, हाइड्रोजन। डेल्टा पॉजिटिव को हम लोग कंपेरेटिवली ज्यादा प्रेफरेंस भी हाँ, देते हैं। तो उससे तो क्यों ज्यादा बता सकते हैं ना आर से। हाँ हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बट जितना हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग में हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे कंपैरेटिवली डेल्टा पॉजिटिव को हम लोग प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा देते हैं डोनर एटम से भी, तो उससे भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, सर पी और आर का ही बताना। क्या बोल रहा है? पी और आर में पी कितना ग्रेटर हुआ? पी और आर में देखो बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। ये देखो ये तो आर है, सॉरी ये आर नहीं है, ये आर, ये पी है, ये आर है। अब दोनों में देख डोनर एटम नाइट्रोजन है, हाँ सर। एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा तो अच्छा बॉन्ड बनाएगा ना। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, हाँ नेक्स्ट C6। C6 में क्या बोला है? हाँ इसमें क्या हुआ दिक्कत? सर हाईएस्ट तो NH3 का बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, ये ना मैंने नोट्स में भी शायद लिखवाया होगा, उस टाइम मैंने बोला भी होगा। मतलब ये इसमें थोड़ा लफड़ा होता है, मतलब ऐसा लगता है हमें NH3 का हाँ हाईएस्ट सर, होगा, बट ये वाला और नीचे वाला जो आप क्वेश्चन है उसमें भी इन दोनों में जो लिखवाया है, बट ऐसा क्यों हुआ ये पूछना था। नहीं नहीं ऐसा क्यों हुआ उसका तो देखो कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो मैंने कहाँ लिखवाया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये रहा, देखो मैंने लिखवाया भी SbH3 का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट NH3 से, और बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दिया है। H2O ज्यादा है और HF भी ज्यादा है ना। हाँ सर बट एक्चुअली इसी वाली बुकलेट में तो पीछे थ्योरी में NH3 ज्यादा दिया हुआ है। गलत लिखा है वो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सर इसका रीजन वैसा ही है ना, क्योंकि एन में जो NH3 में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो बहुत वीक होती है, इसलिए नहीं SbH3 का ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलर। मतलब यार देखो अभी हर चीज हम लोग लॉजिक देने का कोई सेंस नहीं है। अब लॉजिक में क्या दूंगा, मैं बोल दूंगा SbH3 में मॉलिक्यूलर मास की वजह से अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जा रही है, इसलिए उसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो मतलब वो कोई लॉजिक नहीं है। तो हम भी सोच सकते हैं कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है, हाँ वंडरवॉल फोर्सेस का अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हो गया है बस। अच्छा C7 भी वैसा ही था, C7 में वाला तो लिखवा है। ठीक है, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 बोलो। सर थर्ड वाला ऑप्शन बी से। ऑप्शन ई। थर्ड वाले में ऑप्शन बी एंड डी ऐसा बोल रहे हो? नहीं हाँ मतलब सर। बी के बाद सभी। ऑप्शन ई, हाँ ई वाला। चलो यार मैं सारे ही बता देता हूँ। ए थर्ड वाले में लिक्विड ब्रोमीन हो गया तुमसे। हाँ हाँ लिक्विड ब्रोमीन में तो सिंपल है, Br2 में डिस्पर्जन फोर्सेस ही हो सकते हैं। बी में बोला है क्या है, सॉलिड हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, सॉलिड है ना। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, तो इसमें करना क्या है इसमें? हाइड्रोजन, अच्छा बॉन्डिंग बतानी है हमें कि किसमें हाँ कौन सी इसमें बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। आयन डाइपोल होगा, नहीं आयन तो है डाइपोल, सॉरी डाइपोल है आयन नहीं है। डिस्पर्जन फोर्स होगा, और एस बोला है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इन्होंने आंसर दिया है पी और आर, तो आर क्यों दिया है? डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे है इसमें? सर सर वही डाउट था।
नहीं यार, डिस्पर्जन फोर्स का तो कोई सेंस ही नजर नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि डिस्पर्जन फोर्सेस तो हम बोलते हैं सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं या फिर उसके अंदर होते हैं, क्या बोलते हैं अपना इनर्ट गैसेस में। इसमें मेरे को लगता नहीं, इसमें आंसर सिर्फ आर ही होना चाहिए, आर नहीं सॉरी पी। ऐसे ही सी में बोला है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन वाटर, सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर में ना, ऐसा होगा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या सोडियम फ्लोराइड में और H2O के अंदर? हो सकता है ना, फ्लोराइड है। हो सकता है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। फिर बोला आयन डाइपोल फोर्सेस हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, हाँ, क्यों? हाँ, F- क्योंकि है, Na Na+, प्लस F- है और ये वाटर है, तो वाटर खुद एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, और ये कायन भी है तो आयन डाइपोल हो सकता है। फिर अगेन आर बोला है इसने डिस्पर्जन फोर्सेस, अच्छा इसने आंसर सभी में दिए हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, तो चारों में, आर देखो, चारों ऑप्शन में। सारा ऑप्शन में आर आंसर दिएगी, ये मतलब क्या कहना चाह रहे, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। ठीक है, इसको आर ऑप्शन को अभी के लिए रखो। डी में क्या बोला है, लिक्विड मिथाइल अमाइन, लिक्विड मिथाइल अमाइन ऐसा होगा, ठीक है। लिक्विड मिथाइल अमाइन में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? हाँ सर होगा। हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब बस अगेन इसमें भी वही है, इसमें भी इन्होंने डिस्पर्जन फोर्सेस आंसर में दिए। मेरे को लग रहा है डिस्पर्जन फोर्स आंसर में, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। सर रॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैंने मतलब क्वेश्चन किया था ना, उसमें ना क्या बोलते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की बात की थी ना, तो ऑप्शन में ना सब कुछ दिया है पर इन लोग ने सिर्फ B2H6 टिक टिक किया था, आपने नहीं लिखा नहीं था। नहीं, ये आंसर रॉन्ग नहीं होगा। मैं इसको तुम्हें बताऊंगा, देख के बताता हूँ तुमको। एक तो मेरे को वो ऑर्डर भी देख के बताना है जो मैंने कल बोला था, जो देखा नहीं मैंने अभी तक, और एक ये आर, ये रॉन्ग नहीं है, ये मेरे को याद आ रहा है, ये रॉन्ग नहीं है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है, मैं तुमको बताता हूँ, है ना। सर डी वाले नेक्स्ट का बोला एस क्यों नहीं होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, हाँ एस मतलब कैसे होना चाहिए? सर एन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा तो डाइपोल होगा इसमें। नहीं डाइपोल तो ठीक है, बट इंड्यूस्ड डाइपोल कहाँ से आएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल तो नॉन पोलर में होता है ना, यहाँ पर नॉन पोलर तो कोई है ही नहीं, पूरा हाँ पोलर समझ गया कंपाउंड है। समझ गया, हाँ सर समझ गया। ई बोला है नोबल गैस क्लैथरेट इन आइस, नोबल गैस क्लैथरेट इन आइस क्या होता है? नोबल गैस क्लैथरेट इन आइस शायद वो नोबल गैस जो ट्रैप हो जाता है ना आइस के वॉइड में। हाँ वही है। हाँ तुमने तो पढ़ा कोई होगा platinum- एनसीईआरटी में कि अगर मान लो मेरा आइस है, आइस का वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें मान लो केज लाइक स्ट्रक्चर को ऐसा मानो, है ना, उसमें कोई नोबल गैस ट्रैप हो गई, सपोज करें हीलियम ट्रैप हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास H2O है और हमारे पास हीलियम है, ठीक है। अब देखो H2O के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बोला है क्या, आयन डाइपोल, ठीक है। हमारे पास आयन डाइपोल तो है बट आयन नहीं है, ठीक है। आर बोला है डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स होगा इसमें जिनॉन और जिनॉन के बीच में, ठीक है। जिनॉन जिनॉन के बीच में डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है। उसके बाद बोला है आयन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये जिनॉन के अंदर एक इंड्यूस कर सकता है एक डाइपोल को, इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकता है, ये डाइपोल और ये इंड्यूस डाइपोल। तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हमें देखने को मिल सकता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। तो इसमें तो PRS तीनों हम लोग बोल सकते हैं कि H2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनॉन जिनॉन के बीच में डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन जिनॉन के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। यस सर। इनके जो बाकी के जो आर ऑप्शन आ रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में तो इनको बताता हूँ, है ना, कि बाकी में आर ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। सर आर ऑप्शन ऐसे नहीं बोल सकते जैसे कि HF वाला है,
HF R ऑप्शन मतलब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा ना, मतलब किसी इंस्टेंस पे डाइपोल क्रिएट हो गया ना। तो अगर F को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो F का तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और उसके ऊपर मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज है HF मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर मतलब F मॉलिक्यूल अगर H प्लस है, H और F है, तो उस पे ना कभी तो किसी भी इंस्टेंस पे चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं ना, मतलब। पता नहीं, कुछ भी बोल रहा है तो ऐसा थोड़ी होता है, आंसर लाने के लिए कुछ भी थोड़ी बोलना पड़ता है। इंस्टेंट पे क्या हमेशा HF में तो रहेंगे ही ना। मैं बताता हूँ तुमको, कोई सॉलिड रीजन होगा तो बताता हूँ। वैसे भी हमें बी, सी और डी ऑप्शन में ही देखना है, ए और ई में तो ठीक है, आर आएगा ही, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट है? नहीं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा? सर फर्स्ट एक बार बता दीजिए ना एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। फर्स्ट एक बार बता दे। फर्स्ट बोला है BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है BF4 माइनस। BF4 माइनस कैसा होगा? एकदम ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सेकंड दिया है BF3, ये BF3 है और इसको इसने लोन पे डोनेट कर दिया है नाइट्रोजन ने अपना, ठीक है। थर्ड हमें दिया है सिंपल BF3, जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ऐसा ही एक BF3 है जिसमें अपने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा है। तो देखो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग सिर्फ थर्ड में ही है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगा। अगर बैक ऑर्डर बॉन्डिंग, लिखना होता तो ऑर्डर लिखना हाँ होता सर, तो ऑर्डर। ऑर्डर बाकी तीनों में सेम आना चाहिए ऑर्डर। मतलब सबसे ज्यादा किसका, फिर उसके बाद, और सबसे छोटा तो थर्ड मतलब ऑप्शन होगा। आई थिंक ऑर्डर लिखना होगा तो वो हमने लिखा है ना चार्ज के अकॉर्डिंग, हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर को भी। ऑर्डर को सॉरी, चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं, अपना क्या बोलते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। सर मैंने ऑर्डर ऐसा देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा बोरॉन एटम उतना वो sp3 कैरेक्टर में रहेगा, मतलब sp3 कैरेक्टर को टेंड करेगा और उतना उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा उतना बोरॉन sp3 एटम कैरेक्टर, हाँ हाँ ठीक है। की तरफ जाएगा और उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। sp3 होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ऐसा पड़ा है। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी sp2 का है, ठीक है, मतलब और अगर मतलब उसमें हम लोग ने नाइट्रोजन का लोन पेयर दे दिया बोरॉन एटम, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब बोरॉन जितना इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, मतलब जितना नाइट्रोजन का लोन पेयर बड़ा रहेगा और जितना बोरॉन इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा उतना वो sp3 कैरेक्टर को ज्यादा टेंड करेगा, और जितना sp3 कैरेक्टर को ज्यादा टेंड करेगा उतना उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ लिए भाई? मतलब तेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा फिर सी ऑप्शन मतलब थर्ड में होना चाहिए था। हाँ नहीं नहीं, कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो? बोलो। ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा फंडा लगाना है, इतना दिमाग लगाना थोड़ी होता है। सिंपल सा फंडा है, वो BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। अब मुझे पहले तो बताओ ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से तुम्हें? सर वो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मतलब बोरॉन एटम के मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा तो फिर वो रिपल्शन होगा तो sp2 वो नीचे बेंड हो जाएगा ना, टेट्राहेड्रल में नहीं चला भैया जाएगा। देखो, पहले तो मुझे बताओ है हो कौन तुम? अच्छा तू वही बंदा है ना जो थाने में पढ़ा था पिछले साल? हाँ नहीं देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है बस मैं तो वही बात करूंगा। अभी ये sp2 हो जाएगा तो बेंट हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। तू कौन सी केमिस्ट्री नहीं बना दी है? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? 4 बॉन्ड बना लिए, sp3 हो गया तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अरे यहाँ पर
कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग का है। बैक बॉन्डिंग हो रही है तो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, इस वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो रहा है। ठीक है सर। और मतलब अगर तुम ठीक है, तुम इधर उधर से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट जहां से भी पढ़ो अच्छी जगह से पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और मैं तो बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि ना, एक तो ये यूट्यूब वाले वीडियोस से ना पढ़ो, बुक्स पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बुक्स मतलब तुम्हें चाहते हो कि अच्छी थ्योरी तुम्हें प्रोवाइड हो तो बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ो, अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडी ली पढ़ सकते हो, जेडी ली के 2 एडिशन आते हैं, मेरे पास ओरिजिनल एडिशन का पीडीएफ पड़ा है, वो सेंड कर दूंगा। सुदर्शन गुहा वाली जेडी ली मत पढ़ लेना, अगर किसी ने जेडी ली का नाम सुना है तो, ठीक है। सर बुक्स नहीं पढ़ा था, ये मैंने सोचा था ऐसे ही। हाँ तो वही मैं वैसे ही बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि है ना, अगर एक्स्ट्रा ज्ञान तुम्हें लेना है तो बुक्स पढ़ो। जैसे ऑर्गेनिक में अपना क्या बोलते हैं, पाओला की बुक आती है, पाओला वाई ब्रूस, सबसे इजी बुक है, उसको पढ़ सकते हो। या इसके अलावा 1-2 बुक्स आती है अच्छी बुक्स है ऑर्गेनिक में, बुक्स ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस तो देखना बंद कर दो। फिजिकल सोलेमन्स केमिस्ट्री भी में अच्छी पढ़ना होती है चाहते ना हो, हाँ ऑर्गेनिक में, सोलेमन्स। हाँ वो सॉलेमन भी की। हाँ वो पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। वो मैं तो थ्योरी वाइज बुक्स बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना चाहते हो तो इंडियन ऑथर्स में देखो तो सबसे अच्छा केएल कपूर की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री में। आईआईटी क्या, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। या फिर फॉरेन ऑथर्स में जाना चाहते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटकिंस पढ़ लो, बट एटकिंस पल्ले नहीं पड़ेगी। सर पर उसके अलावा इनऑर्गेनिक में जितना क्लास में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी वो सब सफिशिएंट ही है ना? हाँ इनऑर्गेनिक में तो मैं देखो, इनऑर्गेनिक में जैसे 3 चैप्टर 4 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इनऑर्गेनिक के, बाकी बची हुई इनऑर्गेनिक एवाईडी सर पढ़ाएंगे। 4 चैप्टर में कौन कौन से पढ़ाऊंगा, 2 तो मैंने पढ़ाई दिए, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अब बचे 2 कौन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। बची हुई ब्लॉक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो एवाईडी सर पढ़ाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्लास नोट्स और अपना क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बेस्ट है, इतना पढ़ लो, उससे हो जाएगा सब कुछ। अगर फिर भी तुम चाह रहे हो हमें तो एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जेडी ली थ्योरी के हिसाब से अच्छी बुक है ना। और अगर इनऑर्गेनिक में थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। ऑर्गेनिक में भी तुम चाहो तो 1-2 बुक में तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम थोड़ा बहुत उनसे पढ़ सकते हो अगर कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा है। बाकी ऑर्गेनिक तो एवाईडी सर पढ़ा रहे तो उनसे ही पूछ लो, सबसे बेस्ट वही है। सर फिजिकल के लिए भी शीट ही इनफ है ना, शीट और अपना फिजिकल के जो भी लिए notes। बहुत शीट के क्वेश्चन कर लो, शीट के क्वेश्चन करने में तुम्हें ऐसा फील आ जाता है ना कि हाँ मैंने एकदम कॉन्सेप्ट से कर लिया है, वो बहुत होता है उतना। शीट एपीएसपी डीपीपी बहुत है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर भी तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। अरे भाई समझ में आना होता है तो 20 क्वेश्चन में ही समझ आ जाता है, नहीं आना होता तो 50 कर लो, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। वैसा सीन है, ठीक है। अच्छा मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है, अब उस अकॉर्डिंग मैं होमवर्क देता हूँ। सैटरडे। सैटरडे को है। सैटरडे है ना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 3 कंप्लीट, ठीक है। थोड़े थोड़े से ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग 3 का शीट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं, वापस से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो मैंने जो प्लानर देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। देखो आयनिक में जिन बच्चों ने पढ़ा है इधर से उनको पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम की 2 शीट है हमारे पास, है ना, 2 पार्ट्स में आयनिक इक्विलिब्रियम। एक तो अपना क्या बोलते हैं ये आयनिक एलिमेंट्री करके होगा शीट, एक आयनिक एडवांस करके होगा। ऐसा शीट मिला है तुम्हें कभी 11th क्लास में पढ़े हो तो? हाँ सर, मतलब थोड़ा मिला था अलग अलग। और वैसे वेबसाइट पे भी ऐसा ही है, 2 में डिवाइडेड है। हाँ वो 2 में ही डिवाइडेड है, आयनिक एलिमेंट्री और आयनिक एडवांस, है ना। वैसे अभी तो मैंने सोचा कुछ नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने आर फेज में जो पढ़ाया था अपने पनवेल वाली जगह, पनवेल में, उसमें मैंने पहले एलिमेंट्री पढ़ाया था, फिर बच्चों को बोला था एडवांस जेई मेन खत्म हो जाने के बाद एडवांस पढ़ाऊंगा, है ना। बट शायद मैं इस बार सोच रहा हूँ एलिमेंट्री और एडवांस दोनों को एक साथ ही पढ़ा दूं, क्योंकि जब वापस एडवांस पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे एलिमेंट्री भूल जाते हैं। अब एडवांस में पढ़ाता हूँ 2-3 महीने बाद वापस से, तो एलिमेंट्री गोल हो जाता है, उनको एलिमेंट्री ही भूल गए, अब एडवांस का क्या करेंगे। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ आयनिक एलिमेंट्री और एडवांस दोनों एक साथ ही पढ़ा दूं, ठीक है।
तो पहले आयनिक क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर आयनिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से यही है उसमें प्लानर में। बाकी हम लोग देखते हैं, पहले ये तो पढ़ लें, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। तो अब हमारा नया चैप्टर क्या है? सर थर्मोडायनामिक्स कब करेंगे? यार वो प्लानर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा बाद में है, तो भी देख लेंगे उसको भी। सर वो सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले पढ़ा देना, वो उसमें बहुत यूज आता है इसका। देख लेंगे। अब देखो हमारा नया चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है ये चैप्टर के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर बड़ा इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हें समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, मतलब बड़ा इजी है। और दूसरी चीज केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे कोई बहुत खतरनाक थ्योरी नहीं है, थ्योरी के नाम पे बहुत एक दो कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरी के अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो एक लेक्चर में भी इस चैप्टर को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट होगा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है गैसेस में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग, गैसेस में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा तो वो सॉलिड लिक्विड भी हमें मिल जाएगा, है ना, सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस में इक्विलिब्रियम। मेजरली तो केमिकल इक्विलिब्रियम में गैसेस में इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग एक्वस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि हर चीज को मैंने पानी में डिसॉल्व किया फिर इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, वो हम लोग आयनिक में बात करेंगे। और केमिकल में मतलब गैसेस, मेजरली तो गैसेस या सॉलिड लिक्विड भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, जो इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है केमिकल और आयनिक, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और इसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। हर क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो उसको डाउट बना दो, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे केमिकल और आयनिक दोनों को ही, क्योंकि ऐसे चैप्टर है कि जो 11 में पढ़ाए जाते हैं और 11 में बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है, क्योंकि 10 से 11 में आए होते हैं तो पता नहीं चलता है, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें देखो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे हर चीज को। हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। कौन कौन सी रिएक्शन होती है? दो रिएक्शन होती है, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, गोज टू कंप्लीशन और ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि ये कंप्लीट होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका सबसे खतरनाक एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाए C6H5, इसका कंबशन करवाए तो क्या मिलेगा, XCO2 और Y/2H2। अब ऐसा थोड़ी होता है किसी पेपर को हमने जला दिया फिर उसको वापस से हम पेपर बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कभी नहीं होता ना। नो सर। तो एक बार हो गई रिएक्शन तो हो गई, उसको वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग नहीं ले जा सकते। सेकंड होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, मतलब ऐसा है ना, परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल ओनली। क्लोज वेसल में ही क्यों कराएंगे हम लोग इसको? सर ओपन वेसल में अगर वो प्रोडक्ट्स जैसे निकल गए तो वो हाँ, रिवर्स। ओपन वेसल में अगर कोई प्रोडक्ट अगर निकल गया तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं रहेगा, है ना। तो देखो मैंने दो रिएक्शन लिखा है ना, एक तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और एक
दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो क्लोज कंटेनर में हुआ है और ये ओपन कंटेनर में हुआ है। तो ओपन कंटेनर में होगा तो जो CO2 गैस बनेगा वो निकल जाएगा। अब जब प्रोडक्ट ही हमारा निकल गया तो उसको वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जाएंगे? प्रोडक्ट ही खत्म हो गया तो कैसे हम लोग उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे? इसलिए ये हमेशा क्लोज कंटेनर में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को कराते हैं और हमें इस पूरे चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है जो क्लोज कंटेनर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप के बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं जनरली इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप। वैसे ऐसा होता तो नहीं है बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही बोलेंगे, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। बाकी इसके अलावा तो और दूसरे इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इस चैप्टर के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और एक दूसरा होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे 2HI था, है ना, उससे क्या बन गया? H2 गैस और I2 गैस। तो केमिकल चेंजेस आए, HI H2 और I2 में कन्वर्ट हो गया। या फिर PCl5 था, वो PCl3 गैस और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो केमिकल चेंजेस आए, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। और फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं या फिर हम लोग फेज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? ओनली फेज चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, सिर्फ फेज चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे H2O सॉलिड से क्या बना? H2O लिक्विड। केमिकल चेंज नहीं आया, कोई नया केमिकल नहीं बना है, जो था वही है, बस उसका फेस चेंज हो गया। या फिर H2O लिक्विड हो किस में कन्वर्ट हो जाए? H2O गैस में। या फिर H2O सॉलिड हो किस में कन्वर्ट हो जाए? H2O गैस में। इस तरह की कोई चीजें हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाली है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्या रिवर्सिबल, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, क्या फेज। चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? कैरेक्टरिस्टिक, स्टिक का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या है? कभी रुकता नहीं है। कभी ये रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे मान लो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना एक कंटेनर है, उसमें एक मैंने क्या फिल किया है? पानी फिल किया हुआ है ना, एक कंटेनर, इसमें पानी फिल किया हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी फिल किया है, पानी रखा है। ठीक है, ऐसे ही एक और कंटेनर है, उसमें भी मैंने क्या फिल किया है? पानी फिल किया है ना। बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब यहाँ से क्या है? पानी निकल रहा है बाहर, बट पानी निकल रहा है तो कोई बात नहीं, पानी आ भी रहा है ऊपर से, है ना। अब इसका हाइट मान लो h है, इसका हाइट भी मान लो h है। इसमें हम लोग बोलते हैं dh/dt, वो 0 है। इसमें हम लोग बोलते हैं dh/dt, वो भी 0 है ना।
टी का मतलब टाइम है, और इसमें इधर से तो चल रही है फिलिंग, इधर से हो रहा है खाली, मतलब एम्प्टिंग, और हम बोलते हैं इसमें रेट ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ एम्प्टिंग। तो देखो दोनों में ही हमारा जो हाइट है वो स्टैटिक है, सॉरी हाइट है जो इक्विलिब्रियम पर है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही हाइट, बट एक में दोनों में ही हाइट चेंज नहीं हो रहा, दोनों में ही डी एच बाई डी टी जीरो है, मतलब हाइट का टाइम के साथ डेरिवेशन करें और डेरिवेटिव निकालें तो वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, बट दोनों में से डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा है? सेकंड दूसरा वाला। सेकंड वाला, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमें दूर से देखने पर ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि वाटर ना ही आ रहा है ना ही जा रहा है, बट हम लोग ध्यान से देखें जिस रेट से वाटर आ रहा है उसी रेट से वाटर बाहर भी निकल रहा है, मतलब जो हाइट है वो कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुका हुआ है, प्रोसेस नहीं रुका हुआ है। तो सेम हमें हमारी केमिकल रिएक्शन में होता है कि जिस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसी रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम भी हो जाते हैं वापस रिएक्टेंट को बनाने में, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, बट एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रहा होता है। इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो कौन से नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का, ठीक है। समझ में आई बात? Second point, for dynamic equilibrium, there should be two types of opposing tendency which becomes सही से लिख देते हैं, two types of opposing tendency which becomes equal at equilibrium। तो देखो ऊपर वाले एग्जांपल में कौन सी दो अपोजिंग टेंडेंसी थी जो इक्वल हो गई? एम्प्टी की और फिलिंग की। हाँ, रेट ऑफ एम्प्टिंग और रेट ऑफ फिलिंग, है ना। एम्प्टिंग और फिलिंग की जो टेंडेंसी थी वो इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो गई। सेम ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में होता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो दो अपोजिंग टेंडेंसी, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी और प्रोडक्ट के कंजम्पशन की टेंडेंसी, जो ये दोनों टेंडेंसी होती है वो इक्वल हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। दोनों अपोजिंग टेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, वो रिएक्टेंट के टर्म्स में भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। रिएक्टेंट के लिए भी यही होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट is equal to rate of consumption of reactant, ठीक है। तो ये तो था सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का। थर्ड पॉइंट, अब इसमें बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम observable parameters of reaction becomes constant with time। तो देखो इस ऊपर वाले एग्जांपल में ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या था? हाइट था, हाइट ऑफ वाटर लेवल। हाइट ऑफ वाटर लेवल ना, वाटर लेवल का हाइट मेरा ऑब्जर्वेबल पैरामीटर था, वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो अभी डीएच बाई डी हमारा जीरो हो गया है। और हम बोलते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट का जो अमाउंट फॉर्म हुआ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
बोलो ऑब्जर्वेबल पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? concentration, pressure, concentration of product, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, मोल्स, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स, ठीक है। ये इन टर्म्स में ही देखते हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन और मोल्स, इसके अलावा और कुछ थोड़ी देखते हैं, जनरली इसी टर्म्स में हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ ठीक है, जनरली यही होता है, मोल्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये मेरे ऑब्जर्वेबल पैरामीटर होते हैं जो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पर। फोर्थ पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि इक्विलिब्रियम को हम लोग दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, कि चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, मतलब कोई रिएक्शन लिखी है ना, रिएक्शन मान लो सपोज करो मैंने ऐसे लिखी 2NH3 gives N2 + 3H2, है ना। तो N2 और 3H2 को मिलाओ तो भी इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है, और अमोनिया को डिसोसिएट करवाओ तो भी इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमोनिया लेंगे तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके भी हम लोग इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये सब तो हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर ही देंगे, अभी मैं लिख देता हूं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं इसलिए। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ना क्या बोल सकते हैं, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट / रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कि भाई हम कैटलिस्ट डालेंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के पोजीशन चेंज होने का मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ये कभी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट डालने से। तो कैटलिस्ट डालने से होगा क्या? रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, इक्विलिब्रियम हमें फास्टली अचीव हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में पहले इक्विलिब्रियम अगर 10 मिनट में अचीव हो रहा था तो हो सकता है कैटलिस्ट डालने से वो 7 या 8 मिनट या उससे कम टाइम में अचीव हो जाए। बस 10 मिनट से कम टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शन के कंपैरिजन में फास्टली अचीव हो जाएगा कैटलिस्ट डालने से। के सर वैल्यू पोजीशन का पर, इधर एग्जैक्ट मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब यही है जो और करके मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, कि जिस पोजीशन पर पहले आ रहा था इक्विलिब्रियम के, ये इतना रिएक्टेंट बनना चाहिए, इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, उतना ही बनेगा। कैटलिस्ट डालने से बस फास्ट हो जाएगा रेट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये नहीं है ना कि मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ गया तो उनका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन दोनों इक्वल है इसलिए मतलब इक्विलिब्रियम पे, तो वो पोजीशन चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, मतलब एक्चुअल में इसका इनडायरेक्टली मीनिंग भी वही है कि के का वैल्यू नहीं चेंज होगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके, अभी मैंने के बारे में बताया नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, टेम्परेचर पे, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक ही है तो के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज करेगा, कैटलिस्ट वैटलिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। और इस चीज को हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे, कहां पर, अपना केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। हम बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा जी 0 होता है। अभी इतना ही पढ़ लो ना, डेल्टा जी तक ही बहुत है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी ना, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया है वो डेल्टा जी वो 0 होता है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे काम की है, सारे काम वाले पॉइंट्स ही लिखवाए मैंने, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं लिखवाया जो ठीक है वैसे ही लिखवा दियो, सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने अच्छे से। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? लॉ ऑफ
मास एक्शन। ठीक है, क्या बोलता है ये लॉ? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to products of concentration। products का मतलब यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन से है ना। प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द reactants raised to the power of their respective stoichiometric coefficient। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेजरली गैस में इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करने वाले हैं ना। हमने ऐसा लिया है ना, ये कोई रिएक्शन है, कैपिटल एबीसीडी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, स्मॉल एबीसीडी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो इसमें लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए और बी, यही है क्या? हाँ सर, ए और बी रिएक्टेंट्स है और उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनके पावर में होनी चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब इक्विलिब्रियम का साइन हटाएंगे तो के फॉरवर्ड आएगा एक, है ना, तो एक के फॉरवर्ड आएगा। के फॉरवर्ड क्या है? एक रेट कांस्टेंट है ना। के फॉरवर्ड क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही मैं आर बी लिखूं बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? सी और डी, यही है रिएक्टेंट। बोलो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। हाँ सर। तो ये के बी, ये सी एंड ये डी। और के बी क्या होगा? के बी होगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब हम लोग बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है? जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, या जिस रेट से रिएक्टेंट बन रहा है उसी रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। बोलो। हाँ सर। तो हम बोलते हैं के फॉरवर्ड ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी की पावर सी डी की पावर डी। तो हम यहां से क्या निकालते हैं? यहां से हम बोलते हैं के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को लिखते हैं हम लोग क्या? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को क्या लिखेंगे? के, और एक्चुअल में ये के वो केसी वाला है ना। तुम्हें बता देता हूँ अभी। के का मतलब केसी है, जो कि एक्चुअल में के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड है, और जो क्या होगा ये होगा। ये तो तुम्हें लिखना आता ही होगा पहले से। कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन का इक्वेशन। यहाँ पर भी रॉन्ग लिख दिया क्या मैंने? कैपिटल डी होना चाहिए। समझ आती है बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं मैं क्या? Kc depends only on
टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन। कोई रिएक्शन दे रखी है हमें और उस रिएक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है, ठीक है। तो उसका जो केसी होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के कोफिशिएंट को अभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी हाफ कर रहे हैं, कभी रिएक्शन को अपोजिट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जो रिएक्शन दे रखी है वो है, तो उसका केसी ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। ऐसा ही केपी में भी यही लिखेंगे, बट केपी के बारे में अभी बाद में बात करते हैं ना। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ठीक था, हाँ बोलो सर। वो मैं कहीं पहले लिखा था कि कंसंट्रेशन चेंज होगी ना तो रेशियो ऑफ केसी सेम ही रहेगा, मतलब वो सिर्फ टेम्परेचर, आपने बोला ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो समझा नहीं था। समझा नहीं था मतलब क्या बोलना चाह रहा है? तूने 2 चीजें बोल दी, मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने समझा नहीं, क्या मतलब? सर मतलब आपने बोला ना केसी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो तो समझ गया, बट कहीं मैंने लिखा था ऐसा कि कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, मतलब केसी सेम ही रहेगा। तो किसी एक तो चेंज भी कर दिया तो सेम ही रहता है, मतलब ऐसा। हाँ तो क्या हो गया, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो? वही तो मैंने बोला है कि तुम कुछ भी चेंज करो रिएक्शन के लिए, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बस केसी चेंज नहीं होगा। अभी तू बोल रहा है कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो केसी चेंज नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है ना तू? हाँ सर, हाँ हाँ तो क्या हुआ, मैंने भी तो यही बोला है। ठीक ठीक है। अच्छा तू कहीं इस बात को तो नहीं बोल रहा है कि वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई, वैसा? हाँ मतलब सर किसी एक की अगर चेंज कर दी ऐसे तो उससे भी फिर मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आके तो सेम ही रहेगा ना बेसिकली, वही वही। हाँ 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 हाँ, हाँ तो सर अगर एक की कंसंट्रेशन चेंज कर दे तो इक्विलिब्रियम वापस से कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश्ड होगा, और इस तरह से रीस्टैब्लिश्ड होगा इक्विलिब्रियम के के का वैल्यू वही रहे। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, एक और टर्म है हमारे पास, क्या जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? रेट फॉरवर्ड अपॉन रेट बैकवर्ड, लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। रिएक्शन कोशेंट जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, QC बोल देता हूं मैं यहाँ पर, वैसे Q से भी बोल सकते हैं। QC मतलब कंसंट्रेशन के लिए बोल रहा है तो QC, जैसे KC होता है तो QC, KP होता है तो QP बोल देंगे ना, मतलब वो Q ही है एक तरह से। रिएक्शन कोशेंट एक्चुअल में एक वास्ट टर्म हो जाएगा और K हमारे एक स्पेसिफिक है। रिएक्शन कोशेंट मतलब एट एनी टाइम और K ओनली एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैं QC लिखूं तो QC का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ C किसी भी टाइम t पर और उसकी पावर में C। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ D किसी भी टाइम t पर उसकी पावर में D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A किसी भी टाइम t पर उसका पावर में A, कंसंट्रेशन ऑफ B किसी भी टाइम t पर और उसके पावर में B। ठीक है, ये कहां पर है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं 3 पॉइंट्स इसमें होते हैं जो हमने याद रखने हैं एकदम, क्या कि अगर QC KC से छोटा है तो क्या होगा, QC KC के इक्वल है तो क्या होगा, QC KC से बड़ा है तो क्या होगा। बोलो क्या होता है, रिएक्शन कौन कौन सी डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पे। देखो अगर QC KC से छोटा है, KC से छोटा तभी हो सकता है जब C और D का मल्टीप्लीकेशन कम है और नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू अभी छोटी है। मतलब C और D बोले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो अभी उतनी बनी नहीं है। तो Q हमेशा क्या चाहता है, Q का लाइफ में एम क्या है? केसी से इक्वल हो जाए, K की तरफ हाँ, KC के इक्वल हो जाए। Q का जिंदगी में सिर्फ एक ही एम है कि मैं K के बराबर हो जाऊं बस, है ना। तो अगर वो K से छोटा है तो K के बराबर होना चाहेगा, K से बड़ा है तो भी K के बराबर होना चाहेगा। अगर K से छोटा है मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी कम है, मतलब जो न्यूमरेटर में जो लिखा है वो छोटा वैल्यू है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है वैल्यू वो बड़ा है। न्यूमरेटर मतलब C और D की कंसंट्रेशन, डिनोमिनेटर मतलब A और B की कंसंट्रेशन। इसलिए तो Q छोटा है क्योंकि C D की वैल्यू छोटी है। मतलब रिएक्शन को और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। रिएक्शन को कहां जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि C और D का कंसंट्रेशन बढ़े और A और B का कम हो तो K को अचीव कर लेगा।
इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, अगर Q छोटा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब तो हम बैठे ही इक्विलिब्रियम पर है। अगर Q का वैल्यू बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर वाले वैल्यूज बड़े हो गए, डिनोमिनेटर वाले छोटे हो गए, तो न्यूमरेटर वाले वैल्यू बड़े हैं उनको कम करना है, मतलब COD की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ आती है क्या? सर इसमें सिर्फ एक ही डाउट था कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम को क्यों अचीव करना चाहेगा, मतलब क्योंकि क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सब एकदम बिल्कुल सेटल हो गया ना, इसलिए। सर क्यूसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रहता है। हाँ, ये उसके लिए ही है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब देखो मैं एक कोरिलेशन और पढ़ा देता हूँ, टाइम तो हमारे पास बचा है 9 मिनट है ना। कोरिलेशन में हमारे पास चलिए एक केस तो बता ही देते हैं, टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग, है ना। रिएक्शन क्वेश्चन, अच्छा ये बात समझ आई ना कि फॉरवर्ड में क्यों जा रहा है, छोटा है तो, बड़ा है तो बैकवर्ड में क्यों जा रहा है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या, कोरिलेशन बिटवीन QC एंड KC, है ना। अब इसमें अलग अलग केसेस लेके मैं पढ़ाता हूँ, है ना। केस 1, ये देखो कोरिलेशन बिटवीन QC एंड KC, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, है ना, एक दो क्वेश्चन, अगर वो समझ आ गए तो हमें अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कैसे चैप्टर में आगे हम लोग काम करने वाले। केस 1 क्या है, रिएक्शन स्टार्ट्स ओनली विथ रिएक्टेंट, कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट हो बस, है ना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन थी A से B जा रही है ना, अब T इक्वल टू 0 पर सपोज करो इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इसका 0, ऑब्वियसली 0 ही होगा क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बस ऐसा ही है ना, ये ऐसा है। तो K का वैल्यू क्या होगा, KC का वैल्यू क्या होगा, क्या लिख रहा हूं, KC का वैल्यू क्या होगा, K या KC, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मतलब कहां पर, इक्विलिब्रियम पर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, ऐसा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ Q का वैल्यू, मेरा हेडिंग है कोरिलेशन बिटवीन QC एंड KC, Q का वैल्यू किसको बिलोंग करेगा, कहां से कहां तक है, Q का वैल्यू का रेंज क्या है, फंक्शन में पढ़ते हो ना रेंज डोमेन, वैसा। T इज इक्वल टू 0 से लेके मतलब देखो जब तक रिएक्शन T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, है ना, रिएक्शन T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो T इक्वल टू 0 पर Q का वैल्यू क्या था, QC या Q जो भी बोलना चाहे, 0, वो सर 0 था। 0 to हाँ 1 होगा क्या? 0। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, Q कहां तक जाएगा, जहां तक इक्विलिब्रियम जाएगा बस, है ना। हाँ 1 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 1 तक। अबे K तक, 1 तक हाँ क्यों, K तक। हाँ। ये बात समझ आई, Q बिलोंग्स टू 0 टू K वाली बात समझ आती है। नहीं सर, फिर वो Q ग्रेटर देन K कैसे हो जाता है? वो हमारे केस 1 में नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ठीक है। ठीक है, केस 1 में नहीं होगा, और वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो हम लोग बोलेंगे केस 2 में, कि जब प्रोडक्ट तुमने ले लिया है तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने बोला रिएक्शन स्टार्ट ओनली विथ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से स्टार्ट करी तो K क्या होगा, B की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी A की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, B अपॉन A की कंसंट्रेशन का रेशो इक्विलिब्रियम पर। Q क्या होगा, Q T इक्वल टू 0 पर, और कहां तक जाएगा, उसका नेक्स्ट टारगेट हमेशा ये होता है, अल्टीमेट टारगेट Q का K को अचीव करना। तो स्टार्ट हुआ था 0 से और K पर जाके वो खत्म हो गया, तो Q बिलोंग्स टू 0 टू K, समझ आ गया। हाँ हाँ सर। यस। आना, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग मतलब तुम लोग बनाओगे, है ना। ग्राफ बनाने तुम्हें अलग अलग कंडीशन पर, हम लोग केस 1 ही पढ़ रहे हैं, केस 1 में
कंडीशन ए है इफ के इज लेस देन 1, इसका ग्राफ बनाना है ना। केस 2 है इफ के इज ग्रेटर देन 1, इसका ग्राफ बनाना है। सी है इफ के इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, और देखो, हाँ ये ग्राफ बना दो। अच्छा ग्राफ बनाना है, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। ग्राफ बनाना है, बट ग्राफ बनाना है किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नहीं, दोनों की ही लिखनी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही, उसमें दोनों का ग्राफ बना देना है। तीनों ग्राफ बना दो जल्दी से, फिर क्लास खत्म करते हैं हम लोग, है ना। के ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ए और बी की कंसेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। इंडिया का पहला बैटिंग आया आज। हाँ सीरीज हार ही गए सर। अरे यार अब ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो यही होगा, ये इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वालों को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वालों को इंडिया बुला लो, इंडिया जीतेगा। कोहली बहुत गाली खाने वाला। कैप्टन इंडिया ही आगे बैठ गया। अरे देखो इंडिया के अंदर उसूल है, सिर्फ तुम चाहे मर्जी पड़े जितना अच्छा खेल लो, अगर तुमने एक मैच 2 मैच में बेकार खेला है तो लोग तुमको बस बोलेंगे कुछ ना कुछ। वो बात नहीं है सर, सबको मालूम है कि उसको गाली पड़ने वाली। सबको मालूम है उसको गाली पड़ने वाली, कोई नहीं, सबका दिन आता है। रोहित को नहीं लिया ना, अभी बहुत गाली खाएगा। हाँ सर, रोहित को नहीं लिया ना, बहुत गलत किया उसने। अरे ठीक है यार, अपने को क्या करना है, मजे, मैं मैच को तो मैं तो एकदम मजे के चक्कर में देखता हूँ, तो ये लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं मैच में ही। अच्छा इस बार नटराजन को लिया है, किसको बाहर बिठाया? युजवेंद्र चहल। ठीक है, फर्जी आदमी था साला, रन ही रन देता था, बस आगे आगे बॉल डालता हमेशा। अच्छा शार्दुल ठाकुर भी आ गया क्या? किसको और बाहर किया है? शमी को बाहर कैसे कर दिया यार? शमी तो सही खेल रहा था। अच्छा बैटिंग के चक्कर में किया है शायद, शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी करता है ना। ठीक है भाई बताओ। देखो मैं बताता हूं तुम्हें बड़ा टाइम लग रहा है। के लेस देन 1 है, मतलब बी का इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन और ए का इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन लेस देन 1 होगा। हाँ सर। अब देखो ग्राफ में बना देता हूं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। ग्राफ में बना देता हूं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, है ना। देखो ए की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी? कम हो जाएगी। अरे नहीं, सॉरी, कम होगी। कम होगी। और बी की कंसेंट्रेशन पहले 0 थी और टाइम के साथ बढ़ेगी। बट कभी भी बी की कंसेंट्रेशन ए की कंसेंट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, मतलब ज्यादा नहीं हो पाएगी। यहाँ पे तो देखो इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो इक्विलिब्रियम है, जब ए और बी की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो गई तो ये तो इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ये ए की कंसेंट्रेशन का ग्राफ है और ये बी की कंसेंट्रेशन का ग्राफ है। ग्राफ समझ आया ऐसा ही क्यों आया? हाँ सर कभी भी ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकते। नहीं, हमेशा बी की कंसेंट्रेशन ए से छोटी रहेगी, क्योंकि के का वैल्यू लेस देन 1 है ना। देखो तो सही, के बी इक्विलिब्रियम अपन इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है। अब देखो ग्रेटर देन 1 वाला केस, मतलब बी की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर और ए की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो देखो प्लॉट करो, स्टार्टिंग में क्या होगा? ए का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ कम होगा, ऐसे जाएगा। फिर बी का कंसेंट्रेशन 0 है, टाइम के साथ बढ़ेगा और ऐसे जाएगा, है ना। ठीक है सर लास्ट में पैरेलल क्यों हो जा रहा है? पैरेलल इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि
कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम आया है तो पैरेलली होंगे, और क्या, सिंपल सी बात है। डी कंसंट्रेशन अपॉन dt का वैल्यू 0 ही करना है तो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलली जाएंगे ना। ठीक है सर। यहाँ पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो गए हैं, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज 0 हो जाता है, dc बाई dt 0 हो गया ना, तो यही होगा, समझे? और सर ग्राफ को जहाँ कट किया वहाँ पे क्या होगा? ये टी इक्विलिब्रियम है, ये भी टी इक्विलिब्रियम है। क्या बोल रहा है, ग्राफ जो यहाँ पे कट किया उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। अरे भाई, किसी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, किसी की बढ़ रही है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना इक्वल होगी। बी को ए से ज्यादा होना है तो बी ए को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो इक्वल होते हुए ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है एकदम से ही मतलब उड़ के ऊपर चला जाएगा, समझे? अब देखो बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वल टू 1 है। तो ग्राफ बिल्कुल समझ आना चाहिए तुम्हें, ऐसा आएगा। देखो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, और फिर ग्राफ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। क्यों हुए हैं मर्ज? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। हाँ, समझ आ गई बात? यस सर। तो देखो इसमें हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी जब रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि Q का जो रेंज है वो 0 से K है, तो Q हमेशा K से छोटा ही रहेगा। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। केस 1 क्लियर है? बोलो। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर होमवर्क हमने दे ही दिया था। केस 2 से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क करके लेके आए, नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क डिस्कस होगा फिर आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है?